खेती बाड़ी करके नहीं सर्वाइव की। मेरे लिए सबसे पहले आते हैं महाराजा सवाई जय सिंह सैनिक। सो मेरे लिए वो आइकन इसलिए है जो मुगल आर्मी में काफी हाई पोजीशन कमांड करते थे। जयपुर शहर अजब नमूना, अंदर माटी ऊपर चूना। Dr. Chandni, we are really honored to have you today on Jaipur Icons. थैंक यू सो मच श्रेया, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड आपने मुझे इस लायक समझा कि आप जयपुर आइकन्स जैसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बुला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। I'm actually looking forward to this conversation. It's really a fan moment. मैं आपको काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ और thank you so much जयपुर आइकन्स के लिए वक्त निकालने के लिए. I know you are very busy person. You're very kind when you say that, but I'm equally excited. I'm looking forward to कि हम क्या-क्या नई आज बातों के बारे में मतलब किन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम अगर जयपुर आइकन्स की बात कर रहे हैं तो let's talk about the first जयपुर आइकन. ऑफ कोर्स, जब आप जयपुर आइकन्स जैसा एक फ्रेज यूज करते हैं ना, तो मेरे लिए कुछ भी आप मतलब कहीं से भी बात शुरू करें, मेरे लिए सबसे पहले आते हैं महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड। एंड आपने सोचा है कभी कि इनसे पहले के जो राजा हैं उनके आगे सवाई नहीं है, इनके आगे है? कुछ रीजन रहा होगा। द वेरी टाइटल गिव्स यू अ हिंट कि ये आइकॉन क्यों है। सो 1688 में इनका जन्म हुआ था, 3 नवंबर 1688। एंड बिशन सिंह जी इनके पिताजी थे, जो मुगल आर्मी में एक काफ़ी हाई पोजीशन कमांड करते थे। सो 1699 के दिसंबर में इनके पिताजी का निधन हुआ है। ही वाज आउट एट बैटल। तो 12 साल की उम्र में जय सिंह II ढूंढार की गद्दी पे विराजमान होते हैं, राइट। एंड आमेर कैपिटल है, तब जयपुर नहीं बसा है। सो जब हम जयपुर आइकन बोल रहे हैं तो थोड़ी सी लीवे हम उसमें थोड़ा सा लिबर्टी ले रहे हैं। बट 12 साल की उम्र में ये एक, आज के जमाने में तो आप उसे बच्चा ही कहेंगे, 7th स्टैंडर्ड में होते हैं बच्चे, 12 साल में। तो ये थ्रोन पे आ चुके हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इनको जो विरासत में मिला है वो वो जयपुर या वो ढूंढार राज्य है जो जिसकी बातें हम सुनते हैं या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। मुगल्स के साथ कुछ डिस्टर्बेंसेस थे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए, या ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनकी टेरिटरी छोटी हो गई थी। तो जो इन्हें मिली और जो इनकी रेन के खत्म होने तक 1743 में जो इन्होंने अपने वंशजों को दिया, उसमें इतनी डिस्पैरिटी है कि कहाँ से शुरू होकर इन्होंने क्या बना दिया था ढूंढार को, और आमेर से कैपिटल शिफ्ट होकर जयपुर चला गया। तो ये कारण है कि ये एक आइकॉन है। अच्छा, जो सवाई का टाइटल है वो इन्हें थ्रोन पे आने से पहले ही मिल गया था। 1696 में पहली बार ये मुगल सम्राट औरंगजेब से रूबरू हुए एंड उनके कोर्ट में कुछ ऐसी इन्होंने एक विटी सी बात कही थी जिसके कारण औरंगजेब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें कहा कि तुम सवाई हो। मतलब सवा जो शब्द आता है हमारा क्वार्टर, सो यू आर अ क्वार्टर मोर देन योर कंटेम्पररी, आप बाकियों से सवा हो। सवा शेर का भी अपन बोलते हैं ना, सो वैसे। तो 1696 में इन्हें ये मिल गया था, बट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ 1713 में, मुगल गजेट में आया औरंगजेब की मृत्युपरांत। उनके सक्सेसर ने फाइनली एक्सेप्ट करके इसको लीगली एक गजेट में इशू कर दिया था। सो वो है। और जयसिंह के बारे में जो बात नहीं होती उतनी ऑफन, जो मैं चाहती हूँ कि हो, वो धर्म के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आप जानते हैं कि ही इज द लास्ट नोन हिंदू रूलर जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। मैं ये नहीं जानती थी कि वो लास्ट रूलर थे, पर मैं ये जानती थी कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया है। एंड 1741 में यज्ञ हुआ। कलयुग है, राइट। कलयुग में आप अश्वमेध कर भी सकते हैं कि नहीं, ये भी उन्होंने कंसल्ट किया था वाराणसी के कुछ बहुत सीनियर रिलीजियस हेड्स और पंडितों से। उसके बाद वरदराज की मूर्ति जो है विष्णु की एक मूर्ति है, उनके समक्ष आज ब्रह्मपुरी जिस एरिया को बोलते हैं अपन, ब्रह्मपुरी से थोड़ा सा हटके एरिया आता है जल महल के सामने, वहां पे ये यज्ञ हुआ था। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ भी किया। उनके समय पे उन्होंने कुरीतियां जो थी, जैसे सती होना, उस पे अंकुश लगाने के उनके प्रयास थे। एक समय पे जब जयसिंह ने जयपुर बसा दिया था और इट वाज द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तब उन्हें रिलीजन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था, और उस समय पे वो जयपुर में रिलीजियस कॉन्क्लेव्स भी करवाया करते थे। सो डिबेटिंग अबाउट रिलीजन,
बट नॉट इन अ मैनर कि आप उसको चैलेंज करें, ओके। आप ग्रंथों की अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। दूर दूर से ही वुड इनवाइट कि कोई संत हैं, कोई महाराज हैं, उनको वो इनवाइट करते थे। उनके समय पे इतने मंदिरों का कंस्ट्रक्शन हुआ जयपुर में, अपरा काशी के नाम से जाना जाता है जयपुर। जी। सो ये जयसिंह की फोरसाइट है, और जयसिंह का वो रेजिलियंस है कि उन्हें क्या मिला था और उन्होंने क्या अपने वंशजों को दिया। उन्होंने अपनी टेरिटरी बैटल्स से नहीं बढ़ाई थी। उन्होंने, देयर वाज नो ब्लडशेड, आई लाइक टू से। देयर वाज, ऑफ कोर्स देयर वर बैटल्स टू सेफगार्ड जयपुर की। आप कंसोलिडेट करके रखना चाहते हो ढूंढार को, तो वो हुआ। बट उन्होंने एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ, इस सब के साथ जयपुर को बढ़ाया। मतलब जयपुर मैं इसलिए कहने लग जाती हूँ बिकॉज बाय द टाइम ब्रिटिश ने जब फाइनली प्रिंसली स्टेट्स को कंसोलिडेट किया, ब्रिटिश ऑफ कोर्स केम मच लेटर, बट ढूंढार बिकेम इंटरचेंजेबल विद आमेर, क्योंकि आमेर कैपिटल था पहले और बाद में जयपुर। तो ढूंढार का जो राज्य था वो जयसिंह के समय पे ब्लडशेड या बैटल्स की वजह से नहीं ग्रो किया। वो ग्रो किया क्योंकि उनको इनाम में वतन जागीर उनकी बढ़ती गई, और मुगल से उनको एज गिफ्ट नहीं कहेंगे उसे, बट एलोकेशन हो जाता था इस एरिया का। उस तरह से उन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई, जो 3 छोटी टेरिटरीज के कॉम्बिनेशन से था। जयपुर था, मतलब आमेर था, दौसा था, बसरा था। उसके बियॉन्ड खूब बड़ा ढूंढार हो गया था बाय द टाइम जय सिंह लेफ्ट द थ्रोन ऑफ ढूंढार फॉर हिज सक्सेसर 1743 में। सो दिस इज, मतलब मेरे दिमाग में वो आइकन इसलिए है कि स्टेट्समैनशिप तो थी, एस्ट्रोनॉमर वो थे, उन्होंने एक नया कैपिटल बना दिया, और उस कैपिटल का जो रीजन था, मतलब ऑफ इट्स सर्वाइवल एंड इट्स एग्जिस्टेंस, जो आज तक जयपुर को स्पेशल बनाता है, वो उन्होंने सोचा। ट्रेड एंड कॉमर्स, हम खेती बाड़ी करके नहीं सरवाइव किए हैं जयपुर में। सो मेरे लिए वो आइकन इसलिए है। आपने भी उनके सक्सेसर की बात करी, जी। तो उनके जो सक्सेसर्स थे या जो नेक्स्ट जनरेशन रॉयल्स हुए, हम्म। उन्होंने जयपुर को एक इकोनॉमिक सिटी और एक सिविक सिटी बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन किया? हाउ मच दे कंट्रीब्यूटेड? आप ये देखें कि जयसिंह ने 1727 में जयपुर बसाया है, राइट? अगले साल 300 साल हो जाएंगे। तो ये 300 साल की जो इलस्ट्रियस हिस्ट्री है, जिसमें चलिए हम ये मान लें कि 1949 में जब जयपुर हैज सीडेड टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट एटलीस्ट उतना जो लंबा समय था जब रॉयल्स रहे हैं, तो किसी एक रॉयल के विजन पे तो इतना लंबा कायम रह भी नहीं सकता ना एरा। उनके सक्सेसर हुए ईश्वरी सिंह जी। ईश्वरी सिंह जी को आप सबसे ज्यादा फेमिलियर इसलिए होंगे क्योंकि आप सबने जो जयपुर में घूमे फिरे हैं, उन्होंने ईसर लाठ देखा है। त्रिपोलिया बाजार पे ईसर लाठ है, राइट? उसका नाम ईश्वरी सिंह जी पे है, उन्होंने ही बनवाया था। उनकी रेन थोड़ी छोटी रही, इसलिए वो एक अचीवमेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। उनके सक्सेसर रहे माधो सिंह द फर्स्ट। माधो सिंह द फर्स्ट भी अपने पिता के समान एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते थे, उतनी लेवल की रुचि नहीं, पर ही मेड श्योर कि जंतर मंतर जो था उसमें रेस्टोरेशन हुआ, कुछ रिपेयर एक्टिविटीज हुई। और माधो सिंह द फर्स्ट को आप जानेंगे, उनका सिटी पैलेस में एक बहुत बड़ा साइज का जामा डिस्प्ले पे था, वो है माधो सिंह द फर्स्ट। एंड सवाई माधोपुर उन्होंने बसाया था। तो जो सवाई जो जय सिंह जी के नाम के आगे लगा, जो बाद में उनके सभी वंशजों ने भी लगाया। इनफैक्ट आज भी जो महाराजा हैं जयपुर के, उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह ऑफ जयपुर जी, राइट? सो वो सवाई माधोपुर के आगे भी लगा, क्योंकि जयपुर के नाम के आगे भी सवाई लगा करता था, सवाई जयपुर कहा करते थे इसे। तो ये कब ऐसा हुआ कि सवाई जयपुर से जयपुर हो गया? आई थिंक ब्रिटिश के टाइम पे ही हुआ होगा, जब हमने नाम लिखने शुरू किए एज सिटीज के, तो वो शायद सवाई ड्रॉप हो गया। आई एम अफ्रेड मैं आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके नहीं बता पाऊंगी कि कब हुआ, पर माधो सिंह द सेकंड के बाद पृथ्वी सिंह जी, प्रताप सिंह जी आए। दोनों छोटी उम्र के थे जब वो थ्रोन पे आए, इसलिए रीजेंसी में उनका राज्य चला। प्रताप सिंह जी सबसे ज्यादा बात की जाती है उनके बारे में हवा महल के कॉन्टेक्स्ट में। हवा महल उन्होंने बनवाया था।
सिटी पैलेस के बाहर चांदनी चौक जो एरिया है उसमें आनंद कृष्ण बिहारी जी का मंदिर है, वो उनके समय पे बना। ब्रजनिधि जी का मंदिर है, वो उनके समय पे बना। और बाय द वे ब्रजनिधि उन्हीं का सूडोनिम था। जो नॉवेल्स पढ़ने में रुचि रखते हैं, पोएम्स में रखते हैं, आप कोई फेमिलियर होगा ये टर्म सूडोनिम। हाँ पेन नेम कहा जाता है हाँ इसे, लोग अपने खुद के नाम से नहीं पर एक पेन नेम से ऑल्टरनेटिव करते हैं। आइडेंटिटी से कई बार अपने वर्क्स पब्लिश करते हैं। तो ब्रजनिधि सवाई प्रताप सिंह जी का सूडोनिम था, और वो ख्यात लिखा करते थे श्री कृष्ण की प्रेज में। सो वो उनके समय पे बना। प्रतापेश्वर महादेव का मंदिर है उसी चांदनी चौक में, वो जी प्रताप सिंह जी के समय पे बना। सो ओके प्रताप सिंह जी के बारे में मोस्टली हम बात इसलिए भी करते हैं, उन्होंने पोथी खाना जो है सिटी पैलेस का, उसमें काफी सारे वर्क्स का ट्रांसलेशन भी करवाया था। मेरे फेवरेट महाराजा के बारे में अगर हम बात करें, जय सिंह जी तो हैं ही, खैर जी उनका तो कोई सानी है ही नहीं, बट मेरे फेवरेट महाराजा हैं महाराजा सवाई राम सिंह द सेकंड। इनकी काफी लंबी रेन रही, 1835 से 1880 की। और इस समय पे आपने देखा जयपुर को एक अलग तरह से प्रोग्रेस करते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्यूजन हुआ, गैस लैंप्स आए, पहले मिट्टी के तेल से लैंप्स चला करते थे, गैस लैंप्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। पाइप्ड वाटर सप्लाई जयपुर में उनकी रेन में आ गया था। कचरा संग्रहित करने के लिए एक गाड़ी चला करती थी पूरे शहर में। तो आज ये जो हम घर घर कलेक्शन देखते हैं कचरे का, ये कोई नया आइडिया नहीं है। सवाई राम सिंह सेकंड ने तो 19th सेंचुरी में कर दिया था। उन्होंने बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशन की। एक संस्कृत मीडियम स्कूल है जयपुर में आज तक जो चलता है, वो उन्होंने स्टैब्लिश करवाया था। मंदिर श्री रामचंद्र जी है सिरे रेवड़ी बाजार में, सवाई मानसिंह टाउन हॉल के राइट ऑपोजिट। उसमें 1850s से एक संस्कृत मीडियम स्कूल चल रहा है, आज भी वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। ये हमें से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। संस्कृत कॉलेज अगर आप बोलेंगे किसी को जो पुराने शहर में बड़ा हुआ है, उन्हें पता है एग्जैक्टली किस बारे में बात हो रही है। ओके एंड राम सिंह जी ने, जो हम बात करते हैं गर्ल्स एजुकेशन की, गर्ल्स एजुकेशन की नींव तो राम सिंह जी ने रख दी थी इन द 19th सेंचुरी। आज जो छोटी चौपड़ पे कोतवाली के साइड में से एक और गेट जाता है अंदर, महाराजा गर्ल्स स्कूल कहते हैं उसे, ओके वो तो उन्होंने ही एस्टैब्लिश करवा दिया था। एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल फर्स्ट जो जयपुर में एस्टैब्लिश हुआ, वो राम सिंह जी की रेन में एस्टैब्लिश हुआ। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो एग्जाम लेते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें जयपुर का यूथ वो एग्जाम देकर पास हो सके और वो पोस्ट्स होल्ड कर सके जो जयपुर को एडमिनिस्टर करें। क्योंकि आप सोचें, आप जब खुद हैं उस जगह के, तो आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर समझ पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। दिस वाज आल्सो टू इंश्योर कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जाए सिविल सर्विसेज में। ये सब राम सिंह जी की रेन में किया गया है। और क्रेडिट एक और जाता है, अभी एल्बर्ट हॉल आपने देखा है, राइट? एल्बर्ट हॉल की नींव राम सिंह जी के समय पर रख दी गई थी। उसे वो पूरा होता नहीं देख पाए, सुधार गए, और उनके सक्सेसर जो माधो सिंह द सेकंड है, उन्होंने उसे कंप्लीट करवाया। एंड माधो सिंह द सेकंड आर्किटेक्चर के बहुत नामी पेट्रन रहे। जब जयपुर में आप देखते हैं इंडो सारासैनिक स्टाइल कहते हैं हम आर्किटेक्चर की एक, उसके बहुत से एग्जाम्पल्स माधो सिंह द सेकंड की रेन में बने। मुबारक महल, आप सिटी पैलेस गई हैं? हाँ आपने मुबारक महल देखा है, जहाँ पे टेक्सटाइल गैलरी हुआ करती थी? अभी उन्होंने थोड़े दिन के लिए शायद उसे उसका रेस्टोरेशन हो रहा है एंड दे आर रीडिजाइनिंग द म्यूजियम, तो थोड़े दिन के लिए बंद है। रियली लॉन्ग कि मैं सिटी पैलेस गई हूँ। हाँ मैं बारादरी बहुत फ्रीक्वेंट जाती हूँ। हाँ, तो अगली बार आप बारादरी जाएं, उससे थोड़े से पहले सिटी पैलेस एक बार वापस देख के आएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। So Mubarak Mahal was constructed during his time, and that is a very fine example of Indo-Saracenic architecture. Same way जैसे Albert Hall है। एंड गंगा जली के बारे में तो आपने सुना होगा, वो बड़े बड़े सिल्वर के दो लोटे जो सिटी पैलेस में सर्वतोभद्र में रखे हैं, वो एक्चुअली 3 होते थे। और माधो सिंह जी जब इंग्लैंड गए थे फॉर द कोरोनेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्परर, तब उन्होंने वो गंगा जली बनवाई थी चांदी के सिक्के गलवा कर। और वो इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने ये समझा, जो कि उस समय के जो बिलीफ्स थे उनके अकॉर्डेंस में था, कि समुद्र क्रॉस करके जाना तो पनिशमेंट है अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र।
तो उन्होंने बॉम्बे में जो हम्म। शिप चार्टर करी थी, पहले उसकी हम्म। पूजा हुई, उसे प्योरीफाई करवाया गया ब्राह्मणों को भेजकर। हम्म। उन्होंने वरुण देव की पूजा करी, उसी तरह से जिस तरह से श्री राम ने करी थी लंका पे अपना राम सेतु बनाने से पहले, क्योंकि आपने वरुण देव से परमिशन ली है कि आप उन्हें क्रॉस करके जाएंगे। Right. सो और ये इसलिए भी है क्योंकि कछावा वंश जो जयपुर के हैं वो कुश से अपना लीनिएज ट्रेस करते हैं, और कुश राम के वंशज थे जो सूर्यवंशी राजपूत थे। सूर्यवंशी राजपूत सो श्री राम ने किया था, है। और उसी पद्धति को, उसी प्रणाली को फॉलो करके माधो सिंह II ने भी वरुण पूजा की थी वाटर्स क्रॉस करने से पहले। तो वो गंगा जली तब बनी, और उसमें वो गंगा का जल अपने लिए लेके गए थे, अपने और अपने गोपाल जी के लिए। वो गोपाल जी को भी साथ लेके गए बिल्कुल, वो शिप में एक पूरा स्वीट था जो गोपाल जी के लिए बना, और उनके पंडित भी साथ में गए थे ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी सेवा अर्चना सेवा उसी तरह से अर्चना होनी चाहिए जिस तरह से घर में होती है। बिल्कुल। तो वो जो 3 गंगा जली थी उसमें से एक उन्होंने वरुण देव को अर्पण कर दी थी, क्योंकि वापस लौटते समय थोड़ा तूफान वाला सिचुएशन हो गया था। आप सोचिए, एक रेगिस्तानी प्रदेश से इंसान गया है पानी क्रॉस करके, और उसके बाद एक तूफान भी आ जाए। तो जो उनके साथ विद्वान गए थे उन्होंने कहा था कि इसको आप वरुण देव को भेंट कर दें। तो 3 में से एक भेंट हो गया और 2 वापस आए, एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं वो टू बी द लार्जेस्ट सिल्वर यूटेंसिल्स, और आज सिटी पैलेस में डिस्प्ले पे है। ये हमने रॉयल्स की बात करी, उनके सक्सेसर्स की बात करी, अभी तो बचे हैं बताइए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट रॉयल्स हमारे बचे हैं। माधो सिंह जी द सेकंड के बाद आए मान सिंह द सेकंड। ही इज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जयपुर, और उन्होंने जयपुर के लिए जो किया, पहली बात तो ही वाज द फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। राज प्रमुख हुआ जब राजस्थान, अभी प्रेजेंट डे राजस्थान में जो जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें कंसोलिडेट करके जब एक स्टेट बनाया गया, एंड दे अमलगमेटेड इनटू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तब आप उसे इक्विवेलेंट मान सकते हैं प्रेजेंट डे गवर्नर की जो पोस्ट है, स्टेट के गवर्नर की जो पोस्ट होती है, दैट वाज व्हाट द राज प्रमुख वाज। सवाई मान सिंह द सेकंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज द फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान, एंड उन्होंने जयपुर को जो एडवांसमेंट्स हुए ऑफ डायनेस्टीज टू डेमोक्रेसी, वो जो एक ट्रांजिशन था वो इतना ग्रेसफुली उन्होंने स्टेयर किया। ही वाज अ हाईली डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर, एंड ऑफ कोर्स जो जयपुर के हैं वो ये ना भूलें कि आज सवाई पद्मनाभ सिंह ऑफ जयपुर जो पोलो को आगे तक कीर्ति जो हासिल की है उन्होंने, वो मान सिंह द सेकंड के पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं। मान सिंह द सेकंड ने जो पोलो टीम बनाई थी, इट वन द वर्ल्ड कप बैक देन, एंड आई ऑफन आल्सो से दैट हेरिटेज होटल्स का जो कॉन्सेप्ट था वो मान सिंह द सेकंड ही लेके आए थे, बिकॉज ही कन्वर्टेड द रामबाग पैलेस टू अ होटल पोस्ट इंडिपेंडेंस। Following him was Maharaj Savai Bhavani Singh Ji, independent India. He was an ambassador to Brunei. Man Singh II was also an ambassador. He was an ambassador of India to Spain. And Bhavani Singh Ji uh, actually reinvented how the royals could have been a part of the civil society. So, in fact, मैं जयगढ़ फोर्ट में कार्यरत थी थोड़े समय पहले तक, एंड जयगढ़ फोर्ट को टूरिस्ट्स के लिए खोला ही भवानी सिंह जी ने था इन 1983। And then, of course, we have the current Maharaja, Maharaja Savai Padmanabh Singh of Jaipur. He is a fantastic entrepreneur. He is making sure कि हमारी जो हेरिटेज है वो पब्लिक का और हेरिटेज का इंटरफेस जितना ज़्यादा बढ़ सके. He manages the trusts. He's got great foresight. उनके विजन को मतलब you have nothing, I have nothing but respect for his vision, and he continues to make sure that he adds to that legacy. एक इनमें से हमने बहुत सारी बात की, बट एक शख्सियत आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन टू, दैट वाज पूर्व राजमाता गायत्री देवी. Wasn't born in Jaipur, but she got married here, and she established the girls' school, the Maharani Girls' School,
वहाँ हम की। जी भी। मैं alumni हूँ, so I have to mention that. She also figures very prominently in what I would like to call the Jaipur icons. And she was also a legislator. वो इलेक्ट होके उसमें पहुंची, और आज उसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं दिया कुमारी जी, शी इज़ द डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान। एंड आप एक समय पे रॉयल फैमिली जिस तरह से प्रजा का ध्यान रखा करती थी, शी इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन द डेमोक्रेसी as an elected member of the legislative assembly. So you see how मतलब इस फैमिली ने भी अपने आप को री इन्वेंट किया है, they've risen up to the cause. जो सिचुएशंस और जो रिक्वायरमेंट्स रहे हैं ऑफ द पीपल जो इस शहर के हैं, दे हैव ट्राइड टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवर, जैसी सर्कमस्टांसेस रही हैं उसके अकॉर्डिंग। इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट नई फॉर्म हुई, एंड नई फॉर्म हुई भी गवर्नमेंट के पास उतने फंड्स या रिसोर्सेज नहीं होते, the royal family parted with a lot of their property and government को दी गई। राजस्थान विधानसभा 1952 से 2000 तक सवाई मानसिंह टाउन हॉल में रन करी है। So for 49 years, the seat of legislature was the Savai Mansingh Town Hall before they moved into the new building. आज की जो सेक्रेटेरिएट है, जो जयपुराइट्स क्रॉस करते हैं और जिसके सामने खूब ट्रैफिक हो जाता है शाम को, वो थे भगवंत दास बैरक्स। वो आर्मी के बैरक्स हुआ करते थे जयपुर की, जो स्टेट फोर्सेस थी उनके। तो मान सिंह द सेकंड एक्चुअली गिव देम टू द गवर्नमेंट, एंड वहां पे सेक्रेटेरिएट रन कर रहा है। सो आप देखते हैं कि यू नो their contributions have been as such, you can't help but call them icons. Yes. So I truly believe Jaipur is full of icons. But हमने रॉयल कंट्रीब्यूशन सुना आपसे, पर कोई भी सिटी तब ग्रो करती है जब वहाँ के लोग भी ग्रो कर रहे हो। देयर मस्ट बी पीपल जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे, एजुकेटर्स रहे होंगे, या सोशल रिफॉर्मर्स रहे होंगे। बिल्कुल। सो आई वुड लाइक यू टू मेंशन फ्यू नेम्स। one of my very favorite examples is जो इंडिपेंडेंट राजस्थान के फर्स्ट सीएम भी रहे, हीरालाल जी शास्त्री, who established the बनस्थली विद्यापीठ। अब आज के टाइम पे वो टोंक निवाई में है, बट जब एस्टैब्लिश हुआ तो वो जयपुर रियासत का पार्ट था। एंड मानसिंह द सेकंड वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग द लैंड ग्रांट एंड एनकरेजिंग हीरालाल जी टू एस्टैब्लिश दिस। तो जो रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं हम, सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जय सिंह जी ने शुरू किया, राम सिंह जी कैरिड इट फॉरवर्ड, एंड देन हीरालाल जी शास्त्री by establishing a formal institution to educate girls. In fact, मेरी दादी बनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी है। शी वाज probably the youngest student जो उनके फर्स्ट बैच में गई थी। सो आई ऑफन बिलीव कि किसी भी सोसाइटी का या सिविलाइजेशन का उत्थान तब तक नहीं होता जब तक आप उनकी महिलाओं को सशक्त ना करें। सो places like institutions like बनस्थली, they were made possible because एक इंसान का वो विजन था। और आज भी आप देखें, आप दोज हु आर फ्रॉम एकेडमिक्स या जो फेमिलियर हैं, एक नैक एक्रेडिशन होता है यूनिवर्सिटीज का, एक एनआईआरएफ रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस की। बनस्थली के रैंक्स देखिए आप, मतलब व्हाट स्टार्टेड फ्रॉम दिस आइसोलेटेड एरिया नियर टोंक निवाई, और आज किस लेवल पे है वो यूनिवर्सिटी। सो पीपल लाइक हीरालाल जी emerged out of this area to build institutions that have surpassed generations. वो हैं। एंड देन देयर आर पीपल हु डिसाइडेड कि हम जयपुर में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे रामनाथ आनंदीलाल पोद्दार ने इंस्टीट्यूशंस बनवाए जयपुर में, वो हैं। एंड हम ये तो चलिए हम बहुत रीसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो 20th सेंचुरी के एग्जांपल्स हैं। व्हाट ऑफ दो स्ट्रीट्स पीपल जो 18th सेंचुरी में जय सिंह जी के इनविटेशन पे यहाँ आए थे, जौहरी हुए, पत्थर तराशने वाले हुए, स्वर्णकार हुए, आपके रंगरेज हुए, है ना, लकड़ी में काम करने वाले हुए, एनामलर्स हुए। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपना वो क्राफ्ट किया, दीज पीपल आर नोन ओवर द वर्ल्ड टुडे। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लूं तो जैसे मोहम्मद एवज है, नेशनल अवार्डी हैं, लाख में काम करते हैं।
इंदर सिंह जी कुदरत हैं, अगेन नेशनल अवार्डी, मीनाकारी में काम करते हैं। श्रीमती लीला बोर्डिया है, शी हैज पुट ब्लू पॉटरी फ्रॉम जयपुर ऑन अ ग्लोबल मैप, Yes. राइट? सो दीज आर पीपल जिनसे मतलब जयपुर हैज बिकम सिनोनिमस विद दिस ट्रेड। दुर्लभ चीज है, दे आर नोन फॉर एमरल्ड्स, राइट? पत्थर तराश के, पत्थर ही तो होता है हाँ एमरल्ड, हाँ वो तराशा जाता है, पॉलिश होता है, सब इन्हीं गलियों में होता है जयपुर की। खजाने वालों का रास्ता इज जेन्युइनली खजाना, मतलब मार्बल को उतनी फाइनली तराश के एक मूर्ति बना देना कि बाद में वो प्राण प्रतिष्ठा होकर स्वयं भगवान का रूप मानी जाए। बिल्कुल सो ये सब लोग जो है ना, इन्होंने मतलब सिर्फ सीबीडी नहीं बनाया जयपुर को। सीबीडी इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आज भी अपना जो पुराना शहर है वो एक इकोनॉमिक हब है, इट्स एन इकोनॉमिक इंजन जो 300 साल तक उस शहर को प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर करता ले जा रहा है। सो ये सब लोग जो हैं, इन्होंने अपना अपना काम करके इन्होंने अब जयपुर को अपनी कर्मभूमि चुना। Right. इनविटेशन मिला था जय सिंह जी से, एंड दे पुट देयर ट्रस्ट इन जय सिंह जी, एंड दे केम हियर टू एस्टैब्लिश दैट आर्ट, क्राफ्ट एंड ट्रेड। चाहे वो ट्रेडर्स थे जो यहाँ से माल ले जाके कहीं और एक्सचेंज में मतलब ट्रेडिंग कर रहे थे उसकी, या फिर जो रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे, या जो दुकानों में उसे आगे बेच रहे थे, ईच वन ऑफ देम वो एक पजल कॉग व्हील्स जैसे नहीं होते अपने, कि भाई हर हर पुर्जा एक फिट होगा, फिर जाके वो एक मतलब जीवंत वो बनता है, एग्जाम्पल बनता है एक लिविंग थ्राइविंग इकोनॉमिक कल्चरल हब का। तो आप इन आर्टिसंस और क्राफ्टमैन को सॉर्ट ऑफ लिविंग आइकन्स मानते हैं? बिल्कुल, मैंने जो नाम आपको दो तीन अभी लिए, इनको अगर हम आइकन नहीं माने तो मतलब ये आइकन से ज्यादा ना एंकर्स हैं इस शहर की आइडेंटिटी का। जयपुर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो आपको भी पता है। तीन कारणों की वजह से है। एक तो अपना आर्किटेक्चर जो अमलगमेशन है, एक अपनी अर्बन प्लानिंग टेक्निक्स जिस तरह से सिटी लेड आउट है, और तीसरा है वो लिविंग ट्रेडिशंस और वो लिविंग हेरिटेज जो आज तक इन लोगों ने कायम रखी है। जो जीने का तरीका है जयपुर का, विच हैज रिमेन नॉट अनचेंज्ड, आई वुडंट से, बट हमने वो जो चीज हमें स्पेशल बनाती थी ना, अभी तक उसको संजो के रखा हुआ है। तो ये एंकर्स हैं सोसाइटी के, और ठठेरे हैं जैसे, है ना। आज भी जो स्वाद आपके पीतल के बर्तनों में जो खाना बन के होगा, वही दोज हु स्वेयर बाय इट स्वेयर बाय इट, राइट? तो ये हमारा लिविंग ट्रेडिशन ही तो है कि हमने वो छोड़ा नहीं है पीछे। बीच में चीजें पॉपुलर होती हैं, फिर परचम तक पहुंचती हैं, और फिर वापस हम सस्टेनेबल लाइफ के वो लाइफस्टाइल के नाम पे वापस हम आ गए ना। हाँ आज के टाइम पे आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जो पीतल के बर्तन प्रीमियम पे बेच रही है, राइट राइट? सो ये तो हम हमेशा से करते आ रहे थे। सांगानेरी प्रिंट है, आई ऑफन से कि वो छींट का प्रिंट एंग्लोसाइज होके चिंट्स प्रिंट हो गया था, विच बिकेम सो फेमस। सो दैट इज हमारा ट्रेडिशन ही तो है, हमारा लिविंग ट्रेडिशन है वो। आज भी सांगानेर में बन रहे हैं वो कपड़े, बगरू में अभी भी प्रिंटिंग हो रही है। हाँ, पोल्यूटिंग एजेंसी है वो, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है थोड़ी, क्योंकि ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है, आप अगर डाई को रिस्पॉन्सिबली नहीं डिस्पोज ऑफ करें, इसलिए ये जरूर हुआ है कि लोगों ने अपना बेस थोड़ा बाहर शिफ्ट कर लिया जयपुर से, बट है तो अभी भी इसी जियोग्राफिकल रीजन में, राइट सो ये एंकर्स हैं हमारी सोसाइटी के, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि जयपुर हमसे है और हम जयपुर से हैं। सो ये जो एक सिम्बायोटिक एग्जिस्टेंस मान लीजिए आप इसको, कि जब तक आप जयपुर के रहने वाले हैं और जब तक आप वर्ल्ड सिटी जाके एक बार सीजन में शॉपिंग नहीं करके आए, वो चीजें अगर आपके नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो फ्रेंड्स जयपुर से बाहर से आते थे वो मुझे कहते थे, कैसी जयपुराइट हो, तुम्हारे पास सांगानेरी तीन ही कुर्ते हैं। तो वो चीज है, तो ये हमारे आइकन्स हैं, हमारे एंकर्स हैं। मेरे लिए तो ये जयपुर के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो अगर हम इसी के बारे में और बात करें, हम्म, तो इन्होंने हमारी इकोनॉमी में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है, of course, बट दे वर नॉट नेटिव्स फ्रॉम जयपुर, yes, दे वर नॉट नेटिव्स, बट ये सारे क्राफ्ट्समैन यहाँ बस भी गए और ये क्राफ्ट हमारा जयपुर का ही हो गया।
But is there a particular craft जो बहुत दूर से आया but now it's a Jaipur thing? अ, हम एनामलिंग के लिए कई बार ये कहते हैं Okay. कि आर्टिस्ट्स केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ जयपुर। अच्छा, सारे के सारे तो बाहर से नहीं आए थे, कुछ ऐसे क्राफ्ट पर्सन्स भी थे जो आमेर से शिफ्ट होके नए कैपिटल जयपुर में शिफ्ट हुए। Okay. तो पर मैं ये बहुत बार कहती हूँ कि कोई जयपुर का नेटिव नहीं है, या तो वो आमेर से आया Yeah. और या फिर वो इनविटेशन पे आया। Invitation पे आया. पर आज 300 साल लंबी हेरिटेज लेके तो आप यही कह देते हैं कि जयपुर से हैं। अब हाँ. उस हिसाब से तो मैं भी जयपुर की नहीं हूँ, मैं तो 2 ही जनरेशन पहले आई यहाँ। हाँ. बट एनामलिंग के लिए हम ये कहते हैं कई बार। और कुछ क्राफ्ट्स हैं जो पर्शिया से हमारे पास आए। तो जैसे परचिन करी कहते हैं उसे, इनले का एक तरीका होता है जो ताजमहल में आप जो स्टाइल देखते हैं ऑफ इनले इनटू मार्बल। कहा जाता है कि दैट वाज अ क्राफ्ट दैट द मुगल्स हैड पेटेंट। So I'm afraid I don't have the actual verified origins of the craft, but I am telling you what I have read कि इस तरह के क्राफ्ट्स थे। अब एक चीज़ है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये कि जयसिंह के टाइम पे जब मुगल एम्पायर में आफ्टर औरंगजेब जो थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, एंड इवन ड्यूरिंग औरंगजेब उन्होंने बहुत सारे अपने आर्टिसंस को निष्कासित किया था अपने कोर्ट से, बिकॉज पिछले सक्सेस मतलब आपके जो प्रीडिसेसर थे उनको जो अच्छा लगता था वो जरूरी नहीं है आपको अच्छा लगे। तो औरंगजेब ने बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन को निष्कासित किया। उनके सक्सेसर्स ने भी ऐसा किया, और वो सारे के सारे मोस्टली ढूंढार प्रदेश में आके उन्हें पेट्रनेज मिली। सो जयसिंह के कोर्ट में बहुत सारे वो क्राफ्ट पर्सन आके सेटल हुए जो मुगल कोर्ट में काम किया करते थे। विच इज वाई आप देखते हैं कि जयपुर में वो जो अमलगमेशन है मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या आर्ट या ऑर्नामेंटेशन का, वो इसलिए है। इट इज नॉट दैट वी वर कॉपिंग पीपल, इट इज बिकॉज वी वर अ सेफ हेवन। भाई पास थे हम, दिल्ली और आगरा से काफी पास है, राइट? आज जितने पास नहीं कि आप हाईवे पकड़े और पहुंच जाएं, बट रिलेटिवली। एंड जयसिंह एंड हिज सक्सेसर्स वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एनीवे। सो दैट इज व्हाई वो आप अमलगमेशन इतना प्रोमिनेंटली देख पाते हैं इन दिस ज्योग्राफिकल रीजन। और हम आपने जैसे कहा था कि काशी कहते हैं, मिनी काशी के Yes. तौर पे भी अपन जयपुर को जानते हैं। तो अगर आर्किटेक्चरल पॉइंट से मैं आपका व्यू जानना चाहूँगी, विच इज योर फेवरेट मंदिर श्री रामचंद्र जी जिसकी मैंने बात बोली, जिसमें संस्कृत स्कूल रन करता है। सो सिरह डेवड़ी बाजार में ये है, एंड इट इज राइट अक्रॉस द सवाई मानसिंह टाउन हॉल। आपको नाम से लगेगा कि ये राम का मंदिर है, ये एक्चुअली कृष्ण का मंदिर है। इसका नाम रामचंद्रावत जी होना चाहिए था, क्योंकि ये सवाई राम सिंह सेकंड एंड राजमाता चंद्रावत जी जो थी उनकी माता, उनके नाम पे होना चाहिए था, बिकॉज दे वर जॉइंट पेट्रन्स ऑफ द टेम्पल। बट ऐसा हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा से थोड़े समय पहले राजमाता साहब का निधन हो गया, और वो जो मूर्तियां वहां पे एस्टैब्लिश होनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अनलकी मान लिया गया। तो उनके जो रावड़े में जो पर्सनल उनकी निज सेवा की जो मूर्तियां थी वो लाके उस मंदिर में स्थापित की गई। तो आप कभी उस मंदिर जाएंगे तो आपको इतना भव्य एक गर्भगृह दिखेगा, जिसमें इतने मतलब मेरे हाथ हथेली जितने मतलब इतने से लड्डू गोपाल, राधा जी और वो विराजमान है। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने यहाँ पे राजस्थान में ना अपभ्रंश बहुत होता है नामों का। तो अपभ्रंश हो के उस नाम का रामचंद्रावत जी की जगह वो रामचंद्र मंदिर हो गया है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत सुकून है यहाँ पर, और स्कूल रन करता है, तो आपको वो चीज का वापस रिविजन हो जाता है। जैसे बैक इन 18th-19th सेंचुरीज हम ये देखते हैं कि द मोस्ट एजुकेटेड वर द पंडित्स। उनको शास्त्रों का ज्ञान होता था, वो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा आगे रहे हैं एज अ कम्युनिटी। तो ये बिलीफ होता था कि भाई स्कूल शुड बी अटैच्ड टू टेम्पल्स। एक तो बहुत पावन वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चे को, एंड दूसरा दे विल बी एबल टू इम्पार्ट द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन टू योर चाइल्ड। तो बहुत से स्कूल्स जो जयपुर में ट्रेडिशनली रन करते थे वो टेम्पल से अटैच थे।
सो ये स्कूल जो संस्कृत स्कूल है, ये तो आज भी चल रहा है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा यहाँ। मैं ज़रूर जाऊँगी। इसके अलावा जयपुर में कोई बहुत हाँ, फेमस टेम्पल्स और भी हैं, जैसे जो दूसरा रामचंद्र जी मंदिर है जो चांदपोल बाजार में है, मैंने वो भी नहीं देखा। वहाँ राम दरबार विराजमान है। बहुत खूबसूरत मंदिर है, फ्रेस्कोस हैं बहुत सुंदर। और एक मंदिर है जो वॉल्ड सिटी से बाहर है, पर मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बैकुंठ नाथ जी का मंदिर है सोडाला ओके। में। वहाँ चतुर्भुज रूप में अ, विराजमान है भगवान, और बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। लोकल्स जाते हैं, और आई थिंक साल में एक दो बार कभी वहाँ मेला भी लगता है। बट वो एक ऐसा मंदिर है जो मुझे बहुत पसंद है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो आमेर में बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। अंबिकेश्वर महादेव हैं, जगत शिरोमणि है, जी। जैन टेम्पल्स हैं आमेर में कुछ, वो बहुत खूबसूरत हैं आर्किटेक्चरली। और हिस्टोरिकली एक मंदिर जो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है, वो है काले हनुमान जी। वो नहीं जो चांदी के टकसाल पे है, वो वाला जो जल महल के ऑपोजिट है। मैं एक समझ पुराने गई। काले हनुमान हाँ जी का जी। मंदिर है जल महल के ऑपोजिट। आप उस मंदिर में जाएंगे, वहां पे एक अलग ही तरह की शांति है। वहाँ जोर जोर से मंत्र जाप नहीं होता। लोग मतलब आई थिंक वो एनवायरनमेंट ही वैसा है कि आप अंदर जाते ही ना आपका मन शांत होता है, आप भी शांत हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट लोग या तो अपना फोन कार में स्कूटर में छोड़ के जाते हैं, या वहां जाके साइलेंट कर लेते हैं। एकदम शांति। और उनकी जो मूर्ति उकेरी गई है कसौटी स्टोन से, वो कसौटी स्टोन जो पहले जौहरी नहीं यूज करते थे सोना और चांदी की हाँ, प्योरिटी चेक करने प्योरिटी के लिए, चेक करने के लिए। वो उस पत्थर से उकेरी गई मूर्ति है। और मुझे वहां पे जाके बहुत पीस का अनुभव होता है। तो ये कुछ वो हैं टेम्पल्स जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि जाना चाहिए। एटलीस्ट जो जयपुर का बाशिंदा है उसे तो जाना चाहिए। आपने अभी जो भी टेम्पल्स के नाम लिए, मैं उनमें से एक में भी नहीं गई हूँ। तो और चलिए, मैं मैंने आपको बहुत लिस्ट दे दी, जरूर और जाइएगा। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ हमेशा सबको बताने में कि मैं इस टेम्पल में भी गई हूँ और उधर भी गई हूँ। मेरे को लेके हनुमान जी भी जा रही होती है, मैं गोविंद देव जी। इनफैक्ट मैं गोविंद देव जी के जस्ट अपोजिट कल्की टेम्पल भी। यस, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट आल्सो इफ यू ऑफ नो कोर्स समथिंग। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेम्पल्स जो अपने जयपुर में है। क्योंकि कल्कि जो 10वें अवतार हैं श्री विष्णु के, वो उनको कॉन्सिक्रेट, उनके जी। नाम में कॉन्सिक्रेटेड है। और कल्कि अभी आए नहीं, हम्म, कल्कि आएंगे, कलयुग में ही आएंगे। जी। और एक ऐसा विजन कि जो अवतार आए नहीं हैं उनके लिए आपने मंदिर बनाकर तैयार रखा है। तो और एक जो और भी ज्यादा यूनिक चीज है, उसमें एक छोटी कैनपी है मंदिर में, पत्थर मतलब प्रॉपर बिल्ट है। उसमें एक वाइट मार्बल का स्टैचू है एक हॉर्स का। मतलब फुल साइज नहीं बोलूंगी मैं उसे, बट वो स्टैचू है। और आपने कभी ट्रेडिशनली जिस तरह से घोड़ी को तैयार किया जाता है शादी के लिए, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं घोड़ी पे, उस तरह के ऑर्नामेंट्स उस पर कार्व्ड है। एक खूबसूरत सी सैडल कार्व्ड है। और मान्यता ये है कि वो कल्कि के जो माउंट होते हैं वो है। तो कलयुग में जब पाप इतना बढ़ जाएगा कि कल्कि के आने का समय होगा, तब तक उस घोड़े के पीछे वाले पाँव पे एक वूंड है जो कहते हैं कि स्वतः हील हो रहा है। वो वूंड तब तक, मतलब वो ऐसे टाइम्ड है कि वो हील हो जाएगा, वो घोड़ा जीवंत हो जाएगा और कल्कि के लिए तैयार होगा। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग जो हम मतलब कल्कि के मंदिर मुझे और भी मिले हैं। वाराणसी में मुझे कल्कि के लिए एक मंदिर मिला है, बट जयपुर में एक ही है। और आई थिंक बहुत समय तक ये एक ही मंदिर था कल्कि के नाम पे कॉन्सेंट्रेटेड। ओके। कल्कि टेम्पल का मैं वही बता रही हूँ आपको कि मैं जब भी जाती हूँ गोविंद देव जी, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं किसी दिन वहाँ जाऊँगी, बट मुझे बस मैंने बहुत पढ़ा भी नहीं उसके बारे में। मुझे आप ही ने बताया कि वो उस घोड़े का वोंड हील हो यस, रहा है। और मतलब देयर आर मेनी स्टोरीज। ऑफ कोर्स। जयपुर में तो ऐसा है कि आप साल के हर दिन पे अगर कुछ नया डिस्कवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं और फिर भी चीजें बचेंगी। मैं आपकी
जैसे मैंने कहा था कि इट्स अ फैन मोमेंट, मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने आपकी एक रील देखी थी, जी। आपने उसमें एक कहावत कही थी हम्म। गुलाबी नगरी पे। चूने वाली। हाँ। मैं चाहूंगी आप एक बार उसके बारे में बताइए। सो हम जब पढ़ते हैं कि जयपुर कब बना और हम्म। कब बसा, फाउंडेशन एंड एवरीथिंग, तो नवंबर 1727 में नींव रखी गई। एंड एक जो प्रोग्रेस डिपिक्ट करने के लिए एक मैप मिलता है सिटी पैलेस की पोथीखाना में, वो है करीब 1735 का बना हुआ। उसमें जो बिल्ट स्ट्रक्चर्स दिखा दिए गए हैं उससे हमें समझ में आता है कि जयपुर बहुत जल्दी बनाया गया। जब मेन रोड्स पे जो अपने मेजर बिल्डिंग्स थे, वो पैलेस का बहुत बड़ा भाग, और ये सब विद इन 7 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स जयसिंह जी ने काफी कंस्ट्रक्शन करवा दिया। अब आप सोचें कि इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन कैसे हो पाया। पत्थर हमने पास से क्वेरी किया, हमने उस पत्थर को फेशिया में नहीं लगाया, राइट। रैंडम रबल मेसनरी कहते हैं इसको। पत्थर के बड़े हिस्से, बड़े पीसेस होते हैं, उनको स्टैक करके दीवार बनाई जाती है, जो छोटे बीच में जगह बन जाती है, उसमें पतले पतले पत्थर फिट किए जाते हैं। बट पत्थर को रोक के रखने के लिए आप कुछ मोर्टार डालेंगे अंदर, मसाला जिसको अपन कहते हैं, तो वो मड और लाइम मोर्टार होता है। लाइम उसमें थोड़ी कम मात्रा में रखते हैं, मड रखते हैं, और उससे मेसनरी होती जाती है, और ऊपर से उसको चूने से प्लास्टर कर देते हैं। इस पे वो कहावत है कि जयपुर शहर अजब नमूना, अंदर माटी ऊपर चूना। तो क्योंकि ये रैंडम रैबल मेसनरी थी, हमने अंदर चुन के उस पत्थर को और ऊपर से फिनिश कर दिया, इसलिए हम कंस्ट्रक्शन जल्दी कर पाए रिलेटिवली। 7 साल कोई छोटा समय नहीं, पर इतना बड़ा शहर बनाने के लिए 7 साल जेन्युइनली छोटा समय था। आज के टाइम पे आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते। हमारे पास जेसीबी है, हमारे पास मशीन है, सब कुछ है, बट सच वाज द विजन ऑफ जयसिंह द सेकंड। सो उसके ऊपर ये आई है कहावत, और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे चूने में काम कराना बहुत पसंद है। मैंने आपको एक्चुअली इसी रील से देखना शुरू किया था। चलो अब मैं हर जगह ये बताया कि मैंने आपको इससे देखना शुरू किया था। और हम अब जयपुर आइकन्स की बात कर रहे हैं, जी। गुलाबी नगरी की बात कर रहे हैं, तो गुलाबी नगरी क्या वाकई में गुलाबी है? गुलाबी तो नहीं है, देखिए, क्योंकि आज जब हम गुलाबी बोलते हैं तो वी थिंक ऑफ शेड्स ऑफ पिंक, राइट। बट अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी एक बुक जिसमें भी ये लिखा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी की जो बिल्डिंग्स थी, दे वर मेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन, राइट। एंड जयसिंह जी ने जब जयपुर बसाना शुरू किया है, तब जो अभी हमने बात करी कि अंदर माटी ऊपर चूना, तो चूने की एक क्वालिटी है कि अगर आप उसमें पिगमेंट्स डालेंगे तो चूने का कलर आप बदल सकते हैं। आप नील डालेंगे तो नीला ह्यू लेगा, आप रामराज मिट्टी डालेंगे तो खमीरा का जो येलो है वो लेगा, आप सुर्खी डालेंगे तो वो टेराकोटा कलर लेगा। टेराकोटा मतलब जो कलर की अपनी ईंट होती है या घड़ा होता है। तो जयसिंह जी ने जब अपनी शहर बनवाना शुरू किया है और ऊपर चूना प्लास्टर हो ही रहा है, तो उन्होंने उसमें सुर्खी ऐड करवाई है ना। सुर्खी का एक केमिकल रीजन भी है ऐड होने का, इट इज अ पोजोलन मटेरियल। पोजोलेंस आपके लाइम को थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट बनाते हैं, राइट। वाटर प्रूफ नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंट होता है, राइट। और चूने के साथ एक क्वालिटी चूने की ये भी है कि जब उसमें पानी पड़ता है और उसमें पिगमेंट जो होता है वो धीरे धीरे लीच आउट होता है, बिकॉज वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। आपके सांगानेरी या बगरू प्रिंट के या कोई भी वो कपड़ा जो वेजिटेबल डाई से डाई हुआ है, उसको भी आप जितना धोते हैं उसका वो कलर थोड़ा थोड़ा लीच होता ही है। सो इट्स एन ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। सो टेराकोटा ह्यू का प्लास्टर करवाया गया ऊपर, दूर से देखने पे आपको एकदम रेड सैंडस्टोन की ही अपीयरेंस देगा। सो अब इसमें आप कहें कि जयसिंह वांटेड टू राइवल द बिल्डिंग्स दैट वर बीइंग मेड इन द मुगल कैपिटल, तो वो भी हो सकता है। और एक जो दूसरा लॉजिकल रीजन वो ये है कि हमारी सनलाइट इतनी हार्श है कि अगर आप एक लाइट कलर का प्लास्टर करवाएंगे अपनी बिल्डिंग पे, तो सनलाइट उतनी ही रिफ्लेक्ट होगी इन द आईज ऑफ द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो जो मेन बाजार्स हैं, जो ज्यादा चौड़े हैं, जिनमें म्यूचुअल शेडिंग उतनी नहीं हो पाती, उन सभी को टेराकोटा कलर में प्लास्टर करवाया गया,
जो इंटरनल स्ट्रीट्स थे उन पे खमीरा था जो येलो पेल हाँ। येलो कलर का होता है, किसी ने नील डाल के अगर नीला बनाना हम्म। सोचा तो वो भी कर सकते थे। उसके लिए कोई ऐसे हमको रूल्स नहीं मिलते कहीं पे डॉक्यूमेंटेड, बट हम ये जानते हैं कि अंदर की तरफ अलग अलग कलर्स थे। और वो जो एक मिथ है कि राम सिंह जी ने पूरा शहर पुतवा दिया था प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट के लिए, वो तो डेफिनेटली सही नहीं है, बिकॉज वी फाइंड एविडेंस in the records in the not the records I would say travel logs जैसे होते हैं। आज हम डायरीज लिखते हैं, लोग तब भी लिखा करते थे। तो 18th सेंचुरी में देयर वाज एन ऑस्ट्रियन जेsuit जो विजिट कर रहे थे जयपुर और काफी साल यहाँ रहे। उनका जो ट्रैवलॉग है उसमें ये मेंशन्ड है कि टेराकोटा ह्यू की हमारी मेन बिल्डिंग्स थी। सो वी नो दैट जयसिंह के टाइम पे भी ये था। राम सिंह जी ने उसको फर्दर मतलब फॉर्मलाइज करके एज अ बाय सेट ऑफ बायलॉज रिलीज किया था फिर से, कि सारी मेन बाजार की जो बिल्डिंग्स हैं वो उसी कलर की होंगी। तो वो जो पिंक जो आया ना वहां से, जो मैंने आपको बताया कि बारिश में वो फेड होता है, वो प्रोबेबली फेड हो चुका था जब कोई ट्रैवलर आया और उसने वो लिखा, तो उसने वो पिंक सिटी की तरह मॉनिकर दे दिया एंड इट हैज स्टक। सो गुलाबी तो नहीं है हम, गेरू जरूर। So गेरू इज अ क्लोजर एपिफेट जो हम यूज कर सकते हैं फॉर कलर जो जयपुर है। ओके, अब हम जयपुर जैसे एक आइकॉनिक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो 300 साल पहले बसी थी। जी अगर हम बात करना चाहें तो हम घंटों नहीं, शायद बिल्कुल बहुत दिनों तक बात कर सकते हैं इस बारे में, बट समय की एक सीमा होती है। हम इस पॉडकास्ट को यहीं रखते हैं और आई होप कि हम इसके और वर्जन्स बनाएंगे और टॉपिक्स भी बनाएंगे आपके साथ में। आई विल बी वेरी ग्लैड। सो विल बी अस। तो थैंक यू सो मच। Thank हमें you. जयपुर को आपकी नज़र से जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा।